वेलकम टू पेम कॉमर्स क्लासेस। हम बिजनेस एनवायरनमेंट का सीक्वल वीडियो कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी 2 वीडियो किया, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो वी डिड मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें हमने देखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑब्वियसली इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मीन्स विच इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पॉलिटिकल, जैसे टेक्नोलॉजिकल, जैसे सोशल, जैसे इकोनॉमिक। वो एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को बुरी तरीके से अफेक्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में भी एग्जांपल दिया, कोरोना ऑब्वियसली मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, लेकिन थ्रू आउट द इकोनॉमी, थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड कोरोना के प्रॉब्लम के कारण पूरा इंडस्ट्री लॉकडाउन में चला गया। कोरोना क्या है? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इम्पैक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन पड़ा। तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सो बिजनेस इन्वायरमेंट के इस चैप्टर में भले ही इंटरनल इन्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम किसको लेते हैं? केवल और केवल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स को लेते हैं, और जिसके कारण हमारा बिजनेस अफेक्ट होता है। ऐसा कुछ हमने किया था वीडियो नंबर 1 में। फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हमने किया वीडियो नंबर 2 में। आज सीक्वल है वीडियो नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट का, जिसमें हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ business environment. Now, importance of business environment का मतलब importance of understanding business environment. अच्छा, इस चैप्टर में मैंने अभी बोला तुम्हें business environment का मतलब क्या है? Importance of understanding external environment of business. तो हम इसमें जो भी पॉइंट करेंगे वो किससे डील करेगा? External environment से। And the first point is helps in identifying opportunities एंड थ्रेट। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट दोनों हमें बिजनेस एनवायरनमेंट से पता लगता है। अपॉर्चुनिटी का मतलब मैंने एनवायरनमेंट में कुछ देख रहा हूँ, कुछ हलचल हो रही है मार्केट में हलचल हो रही है, मतलब कुछ नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, कुछ नई टेक्नोलॉजी आ सकती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो, कोरोना पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, लेकिन मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी है? न्यू मेडिसिन हम इन्वेंट कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी हुआ या नहीं हुआ? जिसने भी सबसे पहले मेडिसिन का आविष्कार किया, डिस्कवर किया या इन्वेंट किया, उसको सबसे ज्यादा फायदा भी होने वाला है। क्यों? इमीडिएटली वर्ल्ड वाइड उस कंपनी से मेडिसिन खरीदने लगेंगे, इंजेक्शन हो या मेडिकेशन हो, कुछ भी हो। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कैसे भी तरीके का इन्वायरमेंट एक्सटर्नल में हो, वो या तो हमें अपॉर्चुनिटी देगा या फिर हमें सावधान करेगा। या तो हमें अपॉर्चुनिटी देगा या फिर हमें सावधान करेगा। अपॉर्चुनिटी का मतलब, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि नहीं यार, हो भी सकता है कि हम यदि अपने मार्केट में मेडिसिन या इंजेक्शन लेके, सबसे वैक्सीनेशन लेके पहले पहुंचे, तो पूरी तरीके से छा जाएगा वो इंजेक्शन या वो कंपनी मार्केट में जबरदस्त तरीके से हिट होगा। इसीलिए पूरी कंपनी में जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है आज, उसका इंजेक्शन बनाने में लगी हुई है। ऑब्वियसली समाज सेवा भी है। समाज सेवा के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट भी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल है अपॉर्चुनिटी का। थ्रेट में देखो, मारुति, ये बड़े ध्यान से समझना, ये हमारा केस स्टडी में बनता है। केस स्टडी का क्वेश्चन जब हम करेंगे वीडियो का, उसमें हम ऐसा कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो क्लोजली देखो मारुति कंपनी को, और फॉर दैट मैटर XYZ कोई भी कंपनी एक नया मॉडल लेके आती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो क्या कर देती है? उस मॉडल को खत्म कर देती है। जैसे मारुति सुजुकी ने इंडिया में बहुत सारे मॉडल्स को खत्म किया, जैसे एस्टीम एक जमाने में बहुत ज्यादा चलती थी। धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ सालों के पहले, अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2006 से 2007 में, मैं साल में गलत हो सकता हूँ, अराउंड 2006-2007 में उन्होंने उसे डिसकंटिन्यू कर दिया। क्यों डिसकंटिन्यू किया? क्योंकि मार्केट से उन्हें खबरें आने लगी, ये मॉडल अब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। वो एक इंफॉर्मेशन मिलता है
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, कस्टमर्स का एक फीडबैक मिलता है इन्वायरमेंट से कि यार देखो अब तुम इस मॉडल को बनाओगे तो लोग खरीदेंगे नहीं। हाँ, आज से 5 साल के पहले, दैट इज 1998, 1999, 2000, 2001 में वो मार्केट लीडर था, लेकिन 2006-7 तक पहुंचते पहुंचते एस्टीम को लोगों ने पसंद करना कम कर दिया। मैंने ये नहीं कहा खत्म कर दिया, कम करना शुरू कर। और ये चीज जैसे ही मारुति को पता लगी तो उन्होंने क्या किया, ओवर पीरियड ऑफ टाइम उस मॉडल को फेज आउट कर दिया। ये चीज ऑलमोस्ट हर मॉडल के साथ होती है, हर एक इंडस्ट्री के साथ होती है। आज जो हमें गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, सोच के देखो आज से 10 साल के बाद क्या वो मार्केट में होगी? यकीनन नहीं। क्यों? थ्रेट है। क्यों? उसको जब कंज्यूमर खरीदेगा नहीं तो उस पर हम अननेसेसरी रिसोर्सेस हम क्यों खर्च करेंगे? 2 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बिजनेस एनवायरनमेंट में जब भी यदि हम नॉलेज रख लेते हैं, एनवायरनमेंट का हम नॉलेज रखते हैं, तो हमें सबसे फायदा क्या होता है? एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, हम उस पर्टिकुलर चेंज का फायदा उठा सकते हैं। दूसरा क्या है, कभी कभी खतरा पता लग जाता है, उस खतरे का हमें आभास होने लगता है, जिसके कारण हम इमीडिएटली उस थ्रेट को, इंफॉर्मेशन को यूज करके हम डिसीजंस ले सकते हैं। एक दूसरा रियल लाइफ एग्जांपल देखना, ये भी केस स्टडी के बहुत इंपॉर्टेंट है। 1995 में बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। 1995 में इंडिया में कोक ने री एंट्री की। 1995 में इंडिया में कोका कोला ने री एंट्री की। उसके पहले बिकता था, फिर कुछ कारणों से 1977 से 1994-95 तक वो बंद था। 1995, if I'm not wrong with the date, it was 15th of August. I may be wrong with the date. 15th of August 1995 में इंडिया में कोका कोला ने री एंट्री की। अच्छा, उसके कुछ साल पहले पेप्सी ऑलरेडी इंडिया आ चुका था। बहुत ध्यान से समझना, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पॉइंट नंबर 1, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट के लिए। इसी एग्जाम्पल में तुम्हें अपॉर्चुनिटी भी दिखेगी और इसी एग्जाम्पल में थ्रेट भी दिखेगा। यदि इसको ढंग से समझते हो तुम्हें समझ में आएगा अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट क्या है, और एक किसी भी केस स्टडी को एग्जाम में करने में तुम्हें सहूलियत मिलेगी। 1995, 15th of August, if I'm not wrong with the date, Coca-Cola re-entered Indian market। उस टाइम पे, उसके कुछ साल पहले पेप्सी ने इंडियन मार्केट में एंट्री कर रखी थी। पेप्सी एंड कोक, these two are international giant। पूरे वर्ल्ड में इनका सिक्का है। पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड तुम जाओगे तुम्हें कोक और पेप्सी के प्रोडक्ट मिलेंगे। उस टाइम पर इंडिया में एक कंपनी हुआ करती थी, पार्ले ड्रिंक्स। पार्ले ड्रिंक्स थम्स अप बनाती थी, गोल्ड स्पॉट बनाती थी, जो काफी पॉपुलर थी ये दोनों। और एक कंपनी हुआ करती थी कैंपा। एक कंपनी थी इंडियन कंपनी कैंपा, जो कैंपा कोला और कैंपा ऑरेंज बनाती थी। दूसरी कंपनी थी पार्ले ड्रिंक्स, जो बनाती थी थम्स अप, जो आज भी बिकती है। दूसरी बनाती थी उन्हीं का गोल्ड स्पॉट। तो जनरली जैसे ही कोक ने एंटर करने का इंफॉर्मेशन इंडियन मार्केट पे दिया, 2 कंपनी, ध्यान से सुनना, एक कैंपा जो दिल्ली बेस्ड कंपनी है, दूसरी पार्ले ड्रिंक्स जो ऑलमोस्ट इन्हीं के कॉम्पिटिटर थे। इन दोनों के मालिक ने अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाई। दोनों को इस चीज का आभास था कि हम कोक को फेस नहीं कर सकते, कोक को फेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं फेस कर सकते? आगे के एग्जाम्पल में देखोगे। पार्ले ड्रिंक्स ने एक डिसीजन किया, उन्होंने एक डिसीजन लिया और उन्होंने कोका कोला से कॉन्ट्रैक्ट किया, और कोका कोला ने पार्ले ड्रिंक्स को टेक ओवर कर लिया, जिसके कारण पार्ले ड्रिंक्स बच गई। मतलब उन्हें जो भी लॉसेस हो सकता था आने वाले सब दिनों में, उसे उन्होंने पार्ले ड्रिंक्स से ऑटोमेटिकली अपने आप को बेच दिया। इसीलिए आज भी थम्स अप इज अ प्रोडक्ट ऑफ कोका कोला।
उन्होंने उस ब्रांड नेम को आज भी रखा हुआ है। तो एक कंपनी ने क्या करा, अपने आप को सरेंडर किया, प्रॉब्ली आई एम यूजिंग अ रॉन्ग वर्ड, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन उन्होंने अपने आप को बेच दिया। किसको? कोक को, और उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। दूसरी तरफ कैंपा अड़ गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, वी विल फेस द कंपटीशन ऑफ कोक एंड पेप्सी, लेकिन कोक एंड पेप्सी को इंडियन मार्केट पे क्या, इंटरनेशनल मार्केट पे फेस करना बहुत मुश्किल है। जो भी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होता है बिजनेस, उसको फेस करना ऑब्वियसली डिफिकल्ट है। जैसे ही वो आए, जैसे ही कोक इंडियन मार्केट में एंटर किया, पेप्सी और कोक ने एक सिंपल सा काम किया। कोक की जानता था पेप्सी का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पेप्सी भी जानता है कि वो कोक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, because they are international brand और internationally they are extremely strong financially, resources wise, everything। उन्होंने क्या करा, जो कैंपा का मार्केट शेयर था अराउंड फ्यू परसेंटेज का, उसे ग्रैब करने के लिए दोनों ने अपने कॉस्ट से नीचे प्रोडक्ट को बेचना शुरू किया। क्यों बेचना शुरू किया? मुझे मालूम था ये कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों की बात है। दोनों ने अपने कॉस्ट से कम में बेचना शुरू किया, और ऑब्वियसली को लॉस होगा, लेकिन इस लॉस को, इंडियन मार्केट के लॉस को वो इंटरनेशनल मार्केट से रिकवर कर रहे थे। लेकिन कैंपा वाज सेलिंग द प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिवली इन इंडिया, एंड दैट टू पर्टिकुलरली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। वो कॉस्ट से नीचे नहीं बेच सकता था। ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स कैंपा ने विथस्टैंड करने की कोशिश की विद वेरियस एडवर्टाइजमेंट कंपनी, लेकिन अल्टीमेटली कैंपा हार गया बैटल, और कैंपा के मार्केट से रूट आउट होते ही पेप्सी एंड कोक ने और ज्यादा प्राइस पे अपना प्रोडक्ट को बेच करके उस लॉसेस को भी रिकवर किया। दिस इज अ हिस्ट्री व्हिच हैपेंड समवेयर अराउंड 1995। अब इससे हम दो चीजें समझ सकते हैं। पार्ले ड्रिंक्स ने उस थ्रेट को पहचाना और इमीडिएटली अपना डिसीजन लिया। शायद कैंपा ने उस थ्रेट को नहीं पहचाना। यदि बिजनेस एनवायरनमेंट को तुमने ढंग से पढ़ लिया, कौन सा एनवायरनमेंट? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तुम्हें उसे पॉलिसीज बनाने में, आगे हम एक पॉइंट पे पढ़ेंगे, पॉलिसीज बनाने में आसानी होगी। दैट्स पॉइंट नंबर 1। सेकंड क्या है? हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। पॉइंट नंबर 1 जो मैंने कंक्लूड किया ना, वो तुम्हें अपने बिजनेस के पॉलिसीज को हेल्प करने में मदद करता है। दैट इज व्हाट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट को उसे ठीक करने में तुम्हें बहुत हेल्प करता है। तुम्हें लगता है कि टेक्नोलॉजी बदल गई मार्केट में, उस टेक्नोलॉजी को लेकर आओ ना। अच्छा, लेकर नहीं आ सकते तो कम से कम इतना तो अपने आप को सक्षम बनाओ कि तुम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कंपटीशन में पहुंचो। Whenever there is a change in the external environment, that ought to be brought within the business organization. Internal में तुम्हें लेकर आना पड़ेगा। That's what helps in identification of internal environment को पहचानने में, internal environment को समझने में, internal environment को ठीक करने में तुम्हें हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी बदली, लेकर आओ। कस्टमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदले, लेकर आओ। कहाँ लेकर आओ? अरे अपने बिजनेस में लेके आओ। इस तरीके की टी शर्ट या जिस तरीके का शर्ट आपने पहना है वो लोग पहनना पसंद करते हैं, और मेरा बिजनेस वो नहीं बनाता। अरे लेकर आओ ना, वही लोग जो पसंद करेंगे वो तुम बनाओगे, या जो तुम बनाओगे उसे लोग पसंद करेंगे। अच्छा, लोग क्या पसंद करते हैं? वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। लोग जो पसंद करते हैं उसे पहचानो। वही तो है इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। लोग जो पसंद करते हैं, कस्टमर्स प्रेफरेंस, कस्टमर्स टेस्ट, कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, कस्टमर्स डिमांड, सोशल एनवायरनमेंट। द मोमेंट देयर इज अ चेंज, किसी भी तरीके का चेंज हो, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हुआ, लीगल फ्रेमवर्क चेंज हुआ, अरे इमीडिएटली अपने बिजनेस के अंदर तुम्हें लेकर आना पड़ेगा। जैसे लीगली या पॉलिटिकल डिसीजन था क्या? पॉलिथीन नहीं बिकना चाहिए, प्लास्टिक पे पानी नहीं पिएंगे। अरे अपने बिजनेस में इमीडिएटली तुम्हें लेकर आना पड़ेगा। नहीं, डेफिनेटली नहीं लेके आता।
एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू बाय द गवर्नमेंट और बाय द इंटरनल सिक्योरिटी, जो भी है, पुलिस है या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है। सो अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट विल हेल्प यू इन मेकिंग अ बेटर इंटरनल एनवायरनमेंट। पॉइंट नंबर 3, प्रोवाइड्स फर्स्ट मूवर एडवांटेज। नाउ व्हाट इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज? सोसाइटी को, एनवायरनमेंट को मैंने ढंग से पढ़ लिया ना, मुझे लगा ये पर्टिकुलर चीज डिमांड में आ सकती है। फिर से कोरोना का एग्जांपल देते हैं। कोरोना हुआ, गवर्नमेंट ने बोलना शुरू किया, क्या? अपने हाथ को ढंग से धो, सैनिटाइजर यूज करो, मास्क लगाओ। अरे फटाफट कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया? एनवायरनमेंट चेंज हुआ ना, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। फटाफट लोगों ने मास्क बनाकर बेचना शुरू कर दिया। व्हाट इज दैट? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अरे एनवायरनमेंट को तुम जितना जल्दी पकड़ लोगे, समझ लोगे, उस डिसीजन को अपने बिजनेस में लेकर आओ। अरे ऐसे ऐसे कंपनीज आज के दिन ग्रेटर नोएडा में हैं जिनका मास्क से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कपड़ों से कोई लेना देना नहीं। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है, वो क्या कर रही है? मास्क बना के बेच। अरे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का मार्केट में नहीं है ना डिमांड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे हमें तो प्रोडक्ट बेचने से मतलब है, प्रॉफिट कमाने से मतलब है। जो चीज बिकती है उसे बनाओ। मैं एक एक्सपोर्टर को जानता हूं दिल्ली में, जिनका मास्क से कोई लेना देना नहीं है, जिनका सैनिटाइजर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? मास्क बना के बेचे। क्यों? एक्सपोर्ट हो नहीं सकता, एक्सपोर्ट से फॉरेन से कोई ऑर्डर नहीं है, कोई बात नहीं, उनके पास सिलाई मशीन है, चलो जी मास्क बनाओ और बेचो, और उससे बनाकर वो बेच रहे। व्हाट इज दैट? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जैसे ही सोसाइटी में तुम्हें लगता है ना यार सैनिटाइजर का डिमांड बढ़ने वाला है, अच्छा मास्क का डिमांड बढ़ने वाला है, बनाना शुरू करो। और जिसने बनाना शुरू कर दिया, that is what is called first mover advantage. If I am able to understand the external environment and if I am able to take the decision which will help me in catering my product into the market, obviously मैंने decision immediately लिया, that's what is called फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मुझे फायदा मिल जाता है उस एनवायरनमेंट के चेंज का। देन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। व्हाट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट? व्हिच इंक्लूड्स वेरियस फैक्टर्स। क्या क्या? अरे लोगों के पास सोसाइटी में पैसा है या नहीं है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हियर रेफर्स टू वेरियस फैक्टर्स। अच्छा मेरा प्रोडक्ट मैं जब मार्केट में लेकर जाऊंगा तो क्या लोग उसे खरीद भी पाएंगे? जिस मार्केट को मैं टारगेट कर रहा हूं, जिस पोटेंशियल बायर्स को मैं टारगेट कर रहा हूं, विल दे बी एबल टू बाय दोस प्रोडक्ट्स और नॉट? इकोनॉमी स्ट्रक्चर क्या इतना अच्छा है कि मेरे प्रोडक्ट को या मेरे बिजनेस को एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट करेगा? एक एग्जांपल देखो, बीटा प्लाजा में एक होटल स्टार्ट हुआ आज से तकरीबन 5-6 महीने पहले, समवेयर अराउंड फरवरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फरवरी 2020 में बहुत अच्छी तरीके से इनॉग्रेशन हुआ। शायद उस टाइम पर वो ये नहीं सोच पाए कि कोरोना होगा और लोग शायद होटल में जाकर खाना पसंद नहीं करें। क्यों? वो उस थ्रेट को पहचान नहीं पाए, उस थ्रेट को पहचान नहीं पाए, उस एनवायरनमेंट को पहचान नहीं पाए। Now all these are the factors which are collectively is referred as economic environment. उसने बिजनेस स्टार्ट किया, but over a period of 2-3 months उनको लगा ना अब लोग नहीं खाएंगे, and within 2 to 3 months they had to shut down the business operation without actually selling their products even for 1 month. So understanding the economic environment is extremely important. That means whether I will be able to sell my product to those potential customers जिसको मैं anticipate कर रहा हूँ, point number 1, क्या इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि वो मेरे प्रोडक्ट को ले पाएगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ बिजनेस। एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को समझा ढंग से, उसी के हिसाब से अपना डिसीजन लिया। व्हाट इज इट? टेकिंग द पॉलिसी। बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हुआ, मैंने अपने पॉलिसीज को वैसे ही बदला। मतलब क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लगा कि मेरा टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, नया टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गया, उस टेक्नोलॉजी को लेकर बिजनेस में हम आए। व्हाट इज दैट?
दैट इज बेसिकली उस न्यूअर टेक्नोलॉजी से मैं ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा। क्यों? दैट इज व्हाट इज डिमांडेड इन द मार्केट, उसी का डिमांड है मार्केट में। मैंने मोबाइल खरीदा आज से 15 साल के 20 साल के पहले, उसमें केवल हम बात कर सकते थे। अच्छा, उसके बाद SMS स्टार्ट हुआ, उसके बाद बहुत सारे फीचर्स स्टार्ट होते चले गए। आज फीचर्स एंडलेस है मोबाइल फोन्स में, मोबाइल फोन में एंडलेस है। तो मैं क्या करूंगा? यदि मैंने अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करना है तो मैं क्या करूंगा? न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी जो मार्केट में उसे लेकर आ जाऊंगा। और न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी जब मार्केट में लेकर आऊंगा तो मैं सबसे पहले, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फर्स्ट मूवर एडवांटेज, इमीडिएटली अपने प्रोडक्ट को लेकर मैं मार्केट में चला गया। मेरा सेल बिकेगा, मेरा सेल ज्यादा इंक्रीज होगा, जिसके कारण लॉन्ग रन में मेरा बिजनेस का ग्रोथ होगा। यदि मैं हमेशा एनवायरनमेंट को समझता रहूं, हमेशा एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होती रहे, उस चेंजेस को मैं हमेशा बिजनेस के अंदर लेकर आता रहूं, और मार्केट में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो जो रिक्वायरमेंट है, जो जो एस्पिरेशंस है, उन सबों को मैं फुलफिल करता रहूं, तो मेरा प्रोडक्ट अच्छा होगा, मेरा प्रोडक्ट कंज्यूमर्स खरीदेंगे, कंज्यूमर्स खरीदेंगे तो मेरा सेल होगा, सेल होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो मेरा बिजनेस का हमेशा ग्रोथ होगा। Hope you enjoyed the lecture. We'll meet in the next lecture, maybe in another couple of days' time. Thank you.